प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में दोनों नेताओं ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। विशेष रूप से दोनों नेताओं ने कृषि से जुड़ी वस्तुओं, उर्वरकों और फार्मा उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को और आगे प्रोत्साहित किए जाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। यूक्रेन में जारी स्थिति के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वार्ता एवं कूटनीति के पक्ष में भारत के पुराने दृष्टिकोण को फिर से दोहराया। दोनों नेताओं ने वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर नियमित रूप से विचार विमर्श जारी रखने पर सहमति भी व्यक्त की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की भाजपा से गठबंधन वाली सरकार 4 जुलाई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। जरूरत पड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस के नाना पटोले के पिछले साल फरवरी में इस्तीफा देने के बाद से विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो खाली था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसी बीच भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के बागी समूह के 39 विधायकों, निर्दलीय और छोटे दलों को मिलाकर 10 विधायक और बीजेपी के 106 विधायकों का समर्थन है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पदों से हटाने का ऐलान किया है। बीजेपी के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में वोट की अपील करने के लिए शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंची। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हरियाणा निवास के विधायकों की मीटिंग ली गई और झारखंड की पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के विधायकों से मिलने सोलन भी पहुंची। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू ने विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन की अपील की। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को हैदराबाद में जनसभा भी करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत सेना और नौसेना में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वायुसेना में पहले से ही योजना के लिए भर्तियां चल रही हैं। लोग सेना और नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर योजना के तहत अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट भी अपलोड करना होगा। वहीं वायुसेना को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के हफ्ते भर के अंदर ही अग्निपथ भर्ती योजना के तहत गुरुवार तक 2,72,000 आवेदन मिल चुके हैं। पंजीकरण की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है। अग्निपथ योजना के तहत 17 से लेकर 21 साल के बीच के युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा और उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में रख लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को लड़ाकू विमान विकसित करने के क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग वैमानिकी परीक्षण रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का सफल परीक्षण किया। मानव रहित हवाई वाहन को डीआरडीओ के तहत एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सरकार ने चालू खाता घाटे को बढ़ने से रोकने और पेट्रोलियम की घरेलू स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सोने के बढ़ते आयात को देखते हुए सरकार ने आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। शुल्क में बदलाव लागू हो गया है। देश ने मई में कुल 107 टन सोने का आयात किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने का आयात बढ़ने से चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत
के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार आयात पर रुपए के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह से सचेत भी है। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर की दर से कर भी लगाया है और डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर का कर लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की ऊंची कीमतों से उत्पादकों को लाभ के एवज में घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त कर भी लगाया गया है। निर्यात कर लगाने का उद्देश्य पेट्रोल पंप पर घरेलू आपूर्ति बेहतर करना है। निजी रिफाइनरी ईंधन निर्यात को प्राथमिकता देकर भी लाभ कमाया जा सकता है। कराधान और शेयर बाजार व्यवस्था में किए गए बदलाव कल से अमल में आ गए हैं। अब क्रिप्टो करेंसी से आय पर कर कटौती यानी कि टीडीएस 1% और क्रिप्टो करेंसी पर 30% आयकर देना होगा। पैन को आधार से जोड़ने का शुल्क भी दोगुना हो गया है। अब इसे 1,000 रुपए कर दिया गया है। पिछले महीने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ये घोषणा की थी कि सभी डीमैट खातों को इस साल 30 जून तक टैग करने की आवश्यकता है। आज से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा करने की अनुमति नहीं होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध कल से लागू हो गया है। पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स और पॉलीस्टायरीन यानी कि थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के दूसरे बर्तन भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी का स्वागत किया है। जीएसटी संग्रह जून में 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा। दिल्ली में 5वें वस्तु और सेवा कर दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। अप्रैल के बाद जून महीने में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहसिन और आसिफ के रूप में हुई है। दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद से उदयपुर में धारा 144 लगी है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इसी बीच इस मामले में उदयपुर के पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। अजमेर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को उदयपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राजस्थान में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर में भी लोगों ने इस घटना के प्रति अपना विरोध जताया है। जेईई मेन के पहले सत्र की जून में आयोजित परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। छात्रों की मांग के चलते जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र की जुलाई परीक्षा का आवेदन पत्र विंडो भी खोली जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गुजरात के दौरे पर रहे। गांधीनगर के सहजगांव में उन्होंने श्री स्वामी नारायण विश्वविद्यालय के प्रवेश खंड का उद्घाटन किया और 750 बिस्तरों वाले पीएसएम अस्पताल के शिलान्यास समारोह में भी शामिल हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अग्निवीर योजना की समीक्षा और उनकी उच्च शिक्षा का समर्थन करने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में सरकार पर किसानों और कृषि को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को बिना किसी समर्थन के उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पंजाब में पूर्व विधायकों को अब एक ही पेंशन मिलेगी। विधानसभा में कल 1 एमएलए 1 पेंशन बिल को पास किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में उद्योगपति वैभव जैन और अंकुश जैन को गिरफ्तार किया है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 8 और लोगों की मौत हो गई। वहीं 29 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के कई जिले अभी भी जलमग्न हैं, जिसमें 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इन लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। बाढ़ से बराक घाटी का इलाका सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर 14 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए और इसके बाद नगांव में 5 लाख, बारपेटा में 4 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रदेश में करीब 221 सड़कें टूट गई हैं। वहीं पुल भी बाढ़ से बह गए। डिब्रूगढ़ में बाढ़ का पानी सीआरपीएफ के कैंप में घुस गया है। लगातार तेज बारिश के चलते हालात में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। यहाँ पर अगले 3-4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मणिपुर के नोनी जिले में मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। अभियान के दूसरे दिन प्रादेशिक सेना के 2 जवानों सहित 5 शव निकाले गए। अब तक 20 शव निकाले जा चुके हैं। इस घटना में 44 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान के लिए बहुत जल्द लेह से वॉल राडार कैमरा लाया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बचाव अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई शहर और उसके उपनगरीय इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में बीते 24 घंटे की अवधि के दौरान 179 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। शहर और उपनगरों के कई निचले इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री ने यार लापिद को इजरायली प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। इजरायल में यार लापिद के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। यार लापिद ने देश की संसद भंग होने के बाद कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्यभार संभाला है और 1 नवंबर को देश में अगले चुनाव होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इजरायल के पीएम पद को संभालने के लिए आपको हार्दिक बधाई। मैं अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि हम इस साल दोनों देशों के पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेशा के समीप एक तटीय शहर में शुक्रवार रिहायशी इमारतों पर रूस के मिसाइली हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। प्राधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब रूसी सेना काला सागर के एक प्रमुख द्वीप स्नेक आइलैंड से गुरुवार को पीछे हट गई थी। सूडान में तख्ता पलट के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 8 लोगों की गोलियां लगने से मौत हो गई। देश में एक चिकित्सा समूह ने ये जानकारी दी है। सूडान में हजारों लोगों ने देश के सैन्य शासकों की निंदा करने और सत्ता असैन्य नागरिकों को तत्काल सौंपे जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन की और रैलियां निकाली। दक्षिण ईरान में तड़के करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 रही। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। वहीं चीन के झिंजियांग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। फ्रांसीसी हवाई अड्डों समेत पेरिस के चार्ल्स डे गॉल हवाई अड्डे पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उससे उड़ानें प्रभावित हुईं। कर्मियों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाने की मांग कर हड़ताल की। कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 17 उड़ानों के संचालन में बाधा डाली। ये मुख्य रूप से छोटी दूरी की उड़ानें थीं। मजदूर संघों ने कहा है कि हड़ताल रविवार तक जारी रह सकती है। अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य के नेवॉर्क में किराने की एक दुकान के बाहर हुई गोलीबारी में एक किशोर समेत 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों की जान को कोई खतरा नहीं है। नेवॉर्क के कार्यवाहक जन सुरक्षा निदेशक राहुल मलावे ने बताया कि पुलिस गोलीबारी के लिए संदिग्ध रूप से इस्तेमाल किए गए वाहन की तलाश कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गोलीबारी में कितने लोग शामिल थे या गोलीबारी क्यों की गई। और नजर आज की गतिविधियों पर।